हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर एचपी पीजीटी के लिए जो इकोनॉमिक्स में पोस्टें आई है, 17 पोस्टें एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की हैं। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। हम क्वेश्चन से थ्योरी की तरफ जाके थ्योरी को समझ रहे हैं। और साथ में देखिए, एचपी में टैट के फॉर्म भी निकले हैं। तो जिसने टैट के फॉर्म नहीं भरे हैं वो टैट के फॉर्म भी फिल कर दें। और जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी कर रहा है वो टैट के फॉर्म भरें। और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो साथ साथ में दोनों चीज़ों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। और साथ में एक और बात कि नेट के फॉर्म की भी अभी डेट ख़त्म नहीं हुई है, आप नेट के फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि पीजीटी के लिए जो पेपर होगा, अब 2 पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर जनरल पेपर होगा और सेकंड पेपर हमारे सब्जेक्ट का पेपर है। जो फर्स्ट पेपर जनरल पेपर है उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है एग्ज़ाम विवेचना, वहाँ उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट पेपर के साथ साथ हिंदी पीजीटी हिंदी की भी तैयारी करवाई जा रही है। और साथ में अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कोर्स लेके भी तैयारी कर सकते हैं। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन करेक्टली द रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में पूछा गया है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए। आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक्स को उधार देता है तो वह रेपो रेट पर उधार देता है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और इसके साथ होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है। या तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जब पैसा रखते हैं तो उसके बदले में आरबीआई उन्हें जो इंटरेस्ट रेट देता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब ऑप्शन देखते हैं। रेपो रेट के बारे में पूछा है, बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी इल्यूजन के बारे में मनी इल्यूजन के बारे में पूछा गया है। मनी इल्यूजन तभी महत्वपूर्ण है जब स्फीति धीमी होती है, जब इन्फ्लेशन प्राइसेस कम गति से बढ़ रहे होते हैं। परंतु भागती स्फीति में जब प्राइसेस बहुत तेज बढ़ते हैं तो यह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन की स्पीड को बढ़ा देता है। फिर है रिड्यूस इन स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन, कम कर देता है। फिर है डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखिए, इसके 1 और 2 ऑप्शन ठीक हैं। कैसे? देखिए, मनी इल्यूजन होता क्या है? मनी इल्यूजन होता है जब रियल वैल्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ओनली मॉनेटरी वैल्यूज़ पर ध्यान दिया जाता है। रियल वैल्यूज़ क्या होता है? जिनमें प्राइसेस इंक्लूड होते हैं। प्राइसेस जैसे अगर आप रियल वेज देखेंगे तो रियल वेज क्या होता है? मनी वेज डिवाइडेड बाय प्राइस। अगर आपके मनी वेज बढ़ते हैं तो उसके साथ क्या होगा? आपकी रियल वेज भी बढ़ जाएगी। ये कब होता है? इन्फ्लेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन इन्फ्लेशन इज़ लो। प्राइसेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, इन्फ्लेशन या तो बहुत कम है या तो प्राइसेस स्टेबल है, तब तो ठीक है। अगर आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं बट वैनिशेस व्हेन इट बिकम्स रन अवे, क्या होता है? मनी इल्यूजन समाप्त हो जाता है कब? जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्राइसेस अगर बढ़ गए तो रियल वेज हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लोगों को ये जजमेंट हो जाएगा कि मनी वेज तो हमारी बढ़ी है मगर उसके साथ प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो फिर मनी इल्यूजन ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन। कैसे? देखिए, अगर मनी वेज बढ़ गई तो मनी वेज बढ़ने से क्या होता है? लोग क्या करेंगे? डिमांड बढ़ा देंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। इसलिए बी भी सही आंसर है। 1 और 2, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बुक है आई डू व्हाट आई डू, इसके राइटर कौन है? तो ये बुक लिखी है रघुराम राजन ने। रघुराम राजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, आरबीआई गवर्नर थे, और इनका टाइम पीरियड क्या था? 2013 से 2016 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज रेशो बिटवीन। तो मनी मल्टीप्लायर किसका रेशो है? मनी मल्टीप्लायर M/H। ये M क्या है? ये है मनी सप्लाई, और ये H क्या है? हाई पावर्ड मनी। और इस H को जो है बेस मनी भी कहा जाता है। बेस मनी, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। बेस मनी या फिर प्राइमरी मनी भी कहा जाता है। अब देखिए क्या बताया है, रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी एंड क्वांटिटी ऑफ टोटल मनी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को क्या डिनोट करता है? मनी इन कैश, डिपॉजिट ऑफ बैंक, रिजर्व मनी, या फिर बैंकर्स रिजर्व इन द सेंट्रल बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व मनी। देखिए, अगर मनी मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर होता है M/H, और इस M में क्या आता है? ये फॉर्मूला भी याद रखना है, 1 - CR प्लस CDR प्लस RDR। ये CR क्या है? ये CR और ये CR, ये है करेंसी जो लोगों ने अपने पास रखी है, लोगों के पास नगद कैश फॉर्म में। और ये RDR क्या है? ये है रिजर्व, किसके पास? बैंक्स के पास, जो बैंक ने अपने पास रिजर्व में रखा है। और ये RDR क्या है? जो रिजर्व आरबीआई के पास है, जो बैंक्स ने आरबीआई के पास रखा है। तो इसीलिए हाई पावर्ड मनी क्या होता है? रिजर्व मनी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि मुद्रा के परिमाण के सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने यह कहा था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को जो है थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोलिंग ब्लैक मनी इन एन इकोनॉमी। तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? फर्स्ट दिया है डिमोनेटाइजेशन, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, फिर है डिवैल्यूएशन, फिर है डिफ्लेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होगा कि इंडिया में जो है अभी हाल ही में कुछ साल पहले 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन कौन कौन से नोट का हुआ था? 500 और 1000 के नोट का। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? विमुद्रीकरण। जो नोट लीगल टेंडर में होते हैं, यानी कि एक्सचेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उनके बदले में सामान ले सकते हैं, तो वो उससे बाहर हो जाते हैं, सरकार उनको बंद कर देती है, उसको कहा जाता है डिमोनेटाइजेशन। तो 500 और 1000 के नोट बाहर किए गए थे। उसका मेन रीज़न क्या बताया था कि इससे जो है ब्लैक मनी को ख़त्म कर देंगे। लोगों ने बहुत पैसा अपने पास जमा करके रखा है, बड़े बड़े नोट अपने पास रखे हैं, तो इससे ब्लैक मनी सारी बाहर निकलेगी, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को अपनाया गया था। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
ब्रॉड मनी इज, तो ब्रॉड मनी के बारे में पूछा गया है। देखिए, मनी को मेज़र करने के चार तरीके हैं और कौन कौन से हैं? M1, M2, M3 और M4। ये जो M3 है इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है, जो M1 है इसको नैरो मनी कहा जाता है, और M1 में क्या आता है? C+DD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, और उसके बाद करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, और कभी कभी पेपर में ऑप्शन में जो है अदर डिपॉजिट भी दिया होता है। करेंसी है जो लोगों के पास करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है जो उन्होंने बैंक में डिमांड डिपॉजिट रखे हैं, और अदर डिपॉजिट होता है जो आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट हैं। नेक्स्ट देखिए M2, तो M2 में क्या क्या आता है? M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स भी आती है M1 के साथ। तो M3 में क्या आता है? M3 में आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। इसमें टाइम डिपॉजिट आता है विद बैंक्स, जो बैंक्स में हम कुछ टाइम के लिए पैसा जमा करके रखते हैं वो आता है M3 में, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। तो थर्ड है M4, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है M3 प्लस टाइम टोटल डिपॉजिट। M3 टाइम डिपॉजिट तो M3 में आ गया, इसमें आएगा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स भी जो है M4 में आ जाती है, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा और पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स भी आ जाएगी। मगर पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स से कुछ एक्सक्लूड किया जाता है, वो क्या है? वो है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इनको एक्सक्लूड किया जाता है, इनको M4 में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रॉड मनी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ। टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता है किसमें? सेल्स टैक्स में, एक्साइज ड्यूटी में, एंटरटेनमेंट टैक्स में, या फिर इनकम टैक्स में। तो इसका सही आंसर होगा इनकम टैक्स में। देखिए, अगर शिफ्टिंग की बात आती है तो ये डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जैसे इनकम टैक्स है, जिसके ऊपर टैक्स लग गया उसी को टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी की इनकम 30,000 है, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है तो उसी की इनकम से कटेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनको क्या होता है? एक दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन पर टैक्स लग गया, फिर उसने आगे होलसेलर पर कर दिया, होलसेलर ने आगे कंज्यूमर पर कर दिया, गुड्स के प्राइसेस में टैक्स आगे आगे शिफ्ट होगा और फाइनली किससे लिया जाएगा? कंज्यूमर से। इसी तरह से इनको शिफ्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स है, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन मीन्स। देखिए, इक्विटी दो तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या, हॉरिजॉन्टल देखते हैं पहले। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जो सिमिलर इनकम ग्रुप है, जिनकी इनकम सेम है, उनको सेम टैक्स पे करना चाहिए। और वर्टिकल में क्या होता है, जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है उसे ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए, और जिसकी इनकम कम है उन्हें कम टैक्स पे करना चाहिए। मगर हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इक्वल टैक्स पे करना चाहिए। तो देखते हैं, टैक्स पेयर्स इन डिसिमिलर सर्कमस्टांसिस वेयर डिसिमिलर टैक्सेबिलिटी। असमान परिस्थिति में करदाता असमान कर अदायत्री होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। असमान परिस्थिति यानी कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग टैक्स देना चाहिए। अलग अलग इनकम ग्रुप वालों से जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे करे, और जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे करे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट रेफर टू। ये फिस्कल दिया हुआ है,
इसको आप ये समझना कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, उसको कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट। तो देखिए इसमें क्या आएगा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये नहीं आएगा। फिर है पूंजीगत प्राप्तियों से पूंजीगत खाते का व्यय आधिक्य है, ये भी नहीं आएगा। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ये बजट का क्वेश्चन है, जब हम आगे 2023-24 का बजट करेंगे उसमें हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल पॉलिसी शुड ओरिएंटेड टू, फिजिकल पॉलिसी में नीति को अपनाना चाहिए, वो कौन सी नीति है। देखिए फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या होता है, इसमें एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा और गवर्नमेंट टैक्स होगा। और इसमें देखिए टू चेक अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, अनुत्पादक विनियोगों को नियंत्रित करना। ये अगर सरकार देखिए गवर्नमेंट खर्चा करती है अनुत्पादक प्रोडक्टिविटीज़ पर, उससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सरकार खर्चा करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और मनी सप्लाई, लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे और इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगा। तो इसी तरह से अनुत्पादक विनियोगों को नियंत्रित करना चाहिए। टू एनकरेज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ओनली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जहाँ से कुछ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जैसे एजुकेशन पर खर्चा हो रहा है या फिर हॉस्पिटल बन रहे हैं, ऐसे कार्यों में ही खर्चा होना चाहिए। तो ये भी सही है, इससे भी हमारा इन्फ्लेशन रुकेगा कि सोच समझ के गवर्नमेंट खर्चा करेगी, अनुत्पादक कार्यों पर खर्चा नहीं करेगी। और फिर है ये तीसरा देखिए, टू डाइवर्ट स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट, जो स्पेक्यूलेटिव के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ऐसी क्रियाओं पर रोक लगानी चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा कम जाए। तो इसी तरह से ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। ये सभी क्रियाएं करके इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ जो है ये हमारा दिया है वैगनर ने। तो इसमें देखिए क्या है कि जो स्टेट की एक्टिविटीज़ होती है एक्सपेंडिचर करने की, वो स्टेट के एक्सपेंडिचर में ग्रोथ किस वजह से होती है, उनके क्या रीज़न होते हैं। तो वैगनर ने बताया है कि स्टेट जब एक्सपेंडिचर करता है तो वो तब होता है जब स्टेट की जीडीपी बढ़ रही है, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। जितनी जीडीपी बढ़ती है, जितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे जो है स्टेट क्या करता है, ज़्यादा खर्चा करने लगता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज़ कंसर्न्ड विद, तो ये जो थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये डाल्टन ने दी है, डाल्टन। और इसमें डाल्टन ने क्या कहा है कि देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है टैक्स और एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स। फिर यहाँ पर है मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। ये देखिए ये है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और ये है मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहाँ पर होगा, जहाँ पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होगा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के। और जब गवर्नमेंट टैक्स देती है तो जितना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं उनको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसीलिए उनका बेनिफिट क्या होता है, सेक्रीफाइस उनका बढ़ने लगता है और उनको बेनिफिट कम होने लगता है। बट जब सरकार एक्सपेंडिचर करती है तो उनका बेनिफिट बढ़ने लगता है। तो इसीलिए
मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की ये सिचुएशन है कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टैक्सेशन ओनली, पब्लिक एक्सपेंडिचर ओनली, पब्लिक डेट पॉलिसी ओनली, बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये इन दोनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, बजटरी डेफिसिट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। तो बजटरी डेफिसिट में क्या क्या आता है? सबसे पहले देखिए, इसमें आता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। अब अगर रेवेन्यू और कैपिटल डेफिसिट दोनों आएंगे तो देखिए क्या बच जाता है फिर, रेवेन्यू कैपिटल ये बीओपी तो डज नॉट इंक्लूड, ये इसमें नहीं आएगा। नॉन टैक्स रिसिप्ट ये भी आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में होता है एक टैक्स रिसिप्ट, एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो बीओपी हमें पता है क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये होता है एक देश का दूसरे देश के साथ एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, किसका? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसको कहा जाता है बीओपी डेफिसिट। इसमें क्या होता है, बीओपी डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो। तो इस सिचुएशन का बजटरी डेफिसिट के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्सेशन। अगर सरकार टैक्स लगाती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? फर्स्ट है इंक्रीज इन कंजम्पशन, सेकंड है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, थर्ड है रेजिंग पब्लिक रेवेन्यू एंड फोर्थ है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए सरकार की इनकम का मेन सोर्स क्या होता है? टैक्स। तो इसका सही आंसर होगा रेजिंग द पब्लिक रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which among the following is source of non-tax revenue of the central government। केंद्र सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन से एक गैर कर आय का स्रोत है? ए है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? ये इंपोर्ट पर टैक्स होता है, तो ये टैक्स है। फिर वेल्थ टैक्स देखते हैं, ये भी जो आपके पास संपत्ति है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं संपत्ति कर। फिर है एक्साइज ड्यूटी, ये उत्पाद पर, एक्साइज शुल्क ये उत्पाद पर टैक्स है। तो ये तीन हमारे हो गए टैक्स रेवेन्यू। अब क्या बचता है हमारे पास? प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो सार्वजनिक उपक्रम पर जो लाभ होता है ये टैक्स नहीं होता है, ये प्रॉफिट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, लाफर कर्व के बारे में पूछा गया है, किसमें संबंध बताता है? तो लाफर कर्व ये है हमारा टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में रिलेशन बताता है, और ये इस तरह का होता है। एक पॉइंट तक जब टैक्स इंक्रीज होता है तो हमारी टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है, मगर जब टैक्स हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो क्या होता है, लोगों में जो है काम करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है अपनी कमाई का टैक्स में देने लगते हैं, इसीलिए टैक्स रेवेन्यू हमारी कम होने लगती है। तो इसका आंसर देखिए, टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी, फिर है टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन नॉट करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर जो है ठीक नहीं कर सकते हैं? तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है हमारा सब्सिडी टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को आप अगर सब्सिडी देंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट हो जाएगा। और बीओपी में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है वो हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पूछा है
ठीक नहीं कर सकता है, तो ये कर सकता है, हमने नहीं करने वाला ढूंढना है। फिर है इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, अगर इम्पोर्ट पर हमारे टैक्स लगता है इम्पोर्ट, तो उससे क्या होगा, इम्पोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, इम्पोर्ट कम हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट हो जाएगा, इससे भी स्थिति देश में सुधरेगी। तो फिर है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, देखिए अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर देते हैं तो इसका मीन्स आप और ज़्यादा इम्पोर्ट लेने के इच्छुक हैं, अगर इम्पोर्ट और ज़्यादा लेंगे तो एक्सपोर्ट उसकी तुलना में क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा तो ये स्थिति जो है डिसइक्विलिब्रियम को ठीक नहीं करेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इम्पोर्ट कोटा जो है ये भी एक कोटा डिसाइड किया जाता है कि इससे ज़्यादा गुड्स को आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, इससे भी जो है बीओपी डेफिसिट हमारा सुधरता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण नीति के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेंट इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट। अब हम इन्फेंट इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट के बारे में एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्फेंट इंडस्ट्रीज क्या होता है, वो वाले उद्योग जो अभी शुरू हुए हैं या फिर अभी वो उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो फॉरेन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेनर प्रोडक्ट, उनसे वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन इन्फेंट उद्योग को जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। इनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, एक तो ये जो चीज़ें बना रहे हैं वो अगर इंपोर्ट हो रही है तो उसके इंपोर्ट पर लिमिटेशन लगेगी, कोटा लगेगा कि इतना लिमिट तक आप मंगवा सकते हैं। फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लग गई तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इंपोर्टेड गुड्स जो है हमारे देश में महंगी हो जाती हैं, जिस वजह से लोग उस इंपोर्टेड गुड्स को ना खरीदते हुए उसी वस्तु को खरीदेगी जो हमारे देश में बन रही है, क्योंकि वो इस इंपोर्टेड गुड्स के मुकाबले सस्ती मिलेगी। फिर होता है कि जो ये घरेलू उद्योग, जो ये इन्फेंट इंडस्ट्री है, इसको सब्सिडी दी जाए, अगर इसको सब्सिडी दी जाएगी तो भी ये जो है अपने प्रोडक्ट को उत्पादन करेगी और उसको सस्ता बेच पाएगी। तो इसी तरह से इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ये होता है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है कि ये कथन होता है संरक्षण नीति में। यहाँ पूछा गया है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए सेकंड क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट, अगर इसके बारे में सही है तो ये सही नहीं है, ये ठीक है, नहीं पूछा गया। फिर है बेसिक इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट, इसके बारे में भी बात नहीं की गई। रिडक्शन इन फॉरेन ट्रेड, इसके इन तीनों के बारे में इसमें बात नहीं की गई, इसमें ओनली ये की गई है कि जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको संरक्षण किस तरह से मिले, किस तरह वो फॉरेन जो प्रोडक्ट है उससे कम्पीट कर पाए। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन इसके सही हैं। 2, 3 और 4, देखिए ये 2, 3 और 4, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज IDA। IDA क्या है, देखिए आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा होगा। वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, इसमें ग्रुप है, किन किन से, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है वो देखिए। IBRD क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप लिख लो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक हो गया RDI, सेकंड देखिए, फिर सेकंड IDA, यही IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर थर्ड देख लीजिए, थर्ड IFC हमारा होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC। फिर है फोर्थ मीगा होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। फिर है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट
ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से इन पांचों को मिला करके वर्ल्ड बैंक बनता है, तो इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है IDA इज अ सब्सिडरी ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ स्टेबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी इज डिस्क्राइब फॉर अ कंट्री बिकॉज। स्टेबल एक्सचेंज रेट जो है ज़रूरी है, क्यों? डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल ज़रूरी है किस लिए? फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प्स टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री। ये सही बात है, क्यों? देखिए, अगर स्टेबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी होगी तो इससे फॉरेन ट्रेड जो है हमारा बढ़ेगा। क्यों? अगर मान लीजिए $1 अभी हम ले रहे हैं 50 रुपीज़ में, कल $1 हम लेंगे 100 रुपये में, और परसों क्या होगा, $1 हम लेंगे दोबारा से 75 में। अगर इस तरह से फ्लक्चुएशन होता रहेगा, एक्सचेंज रेट पॉलिसी हमारी स्टेबल नहीं रहेगी, तो उस वजह से जो है हमारी करेंसी के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी फॉरेन ट्रेड में। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही है। सेकंड है इट हेल्प्स इन प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। प्लान डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। अगर स्टेबल रहेगी तो लंबे समय के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, और प्लानिंग करके जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हमारा बढ़ सकता है। फिर थर्ड है इट हेल्प्स इन अनइंटरप्टेड इंटरनेशनल लीडिंग। ये भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्रवाह से में अबाधी रूप से सहायता होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अ कॉमन मार्केट वेयर मेंबर कंट्रीज कोऑर्डिनेट मैक्रो इकोनॉमिक एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज इज रेफर टू एज। सामान्य बाजार। कॉमन मार्केट क्या होता है? जहां पर मैक्रो इकोनॉमिक और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज रेफर टू एज। तो इसमें देखिए क्या कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, इकोनॉमिक यूनियन है, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मार्केट इंटीग्रेशन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मार्केट इंटीग्रेशन के हमारे 5 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल देखते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया, प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया। सेकंड हमारा होता है फ्री ट्रेड एरिया, और थर्ड होता है कस्टम यूनियन, और फोर्थ होता है कॉमन मार्केट, फिफ्थ होता है हमारा इकोनॉमिक यूनियन। ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या है कि स्टार्टिंग में मान लो अगर आप 2 देश हैं और आपस में व्यापार करना चाहते हैं, आप या तो ड्यूटीज़ को ख़त्म कर देंगे, या फिर कम कर देंगे। जैसे इंपोर्ट कोटा होता है, या रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं कि एक देश दूसरे देश में जब एक्सपोर्ट करता है तो वो दूसरा देश एक्सपोर्ट को रोकने के लिए या तो इंपोर्ट कोटा डिसाइड करेगा या इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, तो वो उस चीज़ को कम करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ जाए। तो इसी से रिलेटेड ये 4 चीज़ें हैं कि रिस्ट्रिक्शन किस तरह से, मगर जो ये इकोनॉमिक यूनियन होता है ये सबसे कम रिस्ट्रिक्शन इसमें होता है। यहाँ पर जो है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी भी दोनों देशों की इक्वल हो जाती है, ताकि दोनों देशों को आपस में व्यापार करने में कोई भी दुविधा ना हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक यूनियन। नेक्स्ट है
निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? एल शेप आइसोक्वांट कर्व, रिएक्शन कर्व, कंजम्पशन कर्व या फिर ऑफर कर्व। तो देखिए ये होता है ऑफर कर्व। ऑफर कर्व क्या दिखाता है कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में आप अपना कितना एक्सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। इंपोर्ट के बदले में ऑफर कर रहे हैं कि हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसको जिस कर्व के द्वारा दिखाया जाता है वो होता है हमारा ऑफर कर्व। नेक्स्ट है, अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में पूछा गया है। देखिए एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा आता है फिक्स्ड में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारा आएगा डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, ये होता है अवमूल्यन, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। और रिवैल्यूएशन क्या होता है, करेंसी की वैल्यू बढ़ना। और जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है तो करेंसी की वैल्यू कम ज़्यादा करना ये सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होता है। या तो गवर्नमेंट कम करेगी या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, कुछ भी, जैसे भारत में आरबीआई है, ये जो है एक्सचेंज रेट को कम ज़्यादा करती है। बैंक की फोर्सेस के अनुसार अपने आप से एक्सचेंज रेट कम नहीं हो सकता है क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स है। अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होता है तो उसमें हमारा जो होता है करेंसी का रेट, जब करेंसी की वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो उसको कहा जाता है, कम होने को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। और अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। तो ये होता है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग भी कहा जाता है या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है या फिर वेरिएबल एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होता है। द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटीज़, लचीली विनिमय दर के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होती है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के कारण। तो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के कारण नहीं होती है, वो मार्केट फोर्सेस के कारण होती है। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड होता तो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के कारण होता। इसमें मार्केट फोर्सेस में मनी की दूसरी देश की करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई है उसको देख करके एक्सचेंज रेट जो है डिसाइड होता है। सेकंड है प्राइस ऑफ गोल्ड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर है द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर है मार्शल लर्नर कंडीशन इज रिलेटेड टू। तो मार्शल लर्नर कंडीशन किससे रिलेटेड है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिवैल्यूएशन। ये इसका सही आंसर है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डिवैल्यूएशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर कभी बीओपी में एडजस्टमेंट करना है, बीओपी में मान लीजिए डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, मान लीजिए बीओपी डेफिसिट में है। डेफिसिट में होना मतलब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए मार्शल लर्नर ने क्या कहा है कि डिवैल्यूएशन करना चाहिए। डिवैल्यूएशन हमने अभी पढ़ा कि इसमें डिवैल्यूएशन में हमारे देश की करेंसी की वैल्यू जो है वो कम कर दी जाएगी अदर देश की करेंसी के मुकाबले। तो अगर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम कर दी जाएगी, इससे हमारा क्या होगा, इंपोर्ट हमें महंगा लगने लगेगा और एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ेगा। क्योंकि दूसरे देश जब हमारे देश का प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे
तो उन्हें वह सस्ता लगने लगेगा, क्योंकि उनकी देश की करेंसी के मुकाबले हमारे देश की करेंसी सस्ती हो गई है। एक्सपोर्ट सस्ता लगने लगेगा और इसलिए वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और इसी तरह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कर सकते हैं, जिस तरह से एक्सपोर्ट या तो इंपोर्ट के इक्वल हो जाएगा या तो इंपोर्ट से बढ़ जाएगा। तो इसमें देखिए मार्शल लर्नर ने क्या कहा है, ये डिपेंड करता है 3 सिचुएशंस के ऊपर। डिवैल्यूएशन कब फायदेमंद होगा, 3 सिचुएशंस इसमें होती है। इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से ज़्यादा है। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो डिवैल्यूएशन से फ़ायदा होगा। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी 1 के बराबर है तो डिवैल्यूएशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वही इक्वल सिचुएशन रहेगी। अगर एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट की इलास्टिसिटी 1 से कम है तो डिवैल्यूएशन करने से उल्टा नुकसान होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। जे कर्व हाइपोथेसिस सजेशन दैट डिवैल्यूएशन इज हेल्पफुल इन, तो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही आगे थ्योरी देखिए जुड़ेगी। तो जे कर्व हम देखते हैं बना करके, ये है सरप्लस, बीओपी सरप्लस, ये है डेफिसिट, इस लाइन से नीचे डेफिसिट, और यहाँ पर हम लेते हैं टाइम पीरियड, ये हमारा है जे कर्व। ये है T1 टाइम, ये है T2 टाइम, ये है T3 टाइम, और ये हमारा है जे कर्व। देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा डिवैल्यूएशन हमने कर लिया, मान लो डिवैल्यूएशन करने से क्या होगा, हमें नुकसान होगा, हमारा डेफिसिट बढ़ने लगेगा। जैसे देखिए डेफिसिट नीचे को आ रहा है, बढ़ रहा है। मगर लॉन्ग रन में क्या होगा, हमें डिवैल्यूएशन करने से फ़ायदा होगा। शॉर्ट रन में नुकसान क्यों हो रहा है, इसके लिए मार्शल लर्नर ने कहा है कि शॉर्ट रन में जो है प्राइस इलास्टिसिटी हमारी कम होती है। प्राइस इलास्टिसिटी कम हुई तो इसका मतलब हुआ प्राइस कम होने की वजह से भी, कम होने पर भी लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, इसी वजह से शॉर्ट रन में नुकसान होता है। बट लॉन्ग रन में क्या होता है, डिवैल्यूएशन से फ़ायदा होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अवमूल्यन कब सहायक होगा, ये पूछा गया है। शॉर्ट रन में तो नहीं होगा, शॉर्ट रन में तो नुकसान होगा, ओनली लॉन्ग रन में होगा। ओनली इन शॉर्ट रन, ओनली इन लॉन्ग रन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ओनली इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एज्यूम्स ऑल एक्सेप्ट। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में किसको सबको मान्यता देता है, सिवाय किसके, किसको नहीं देता है मान्यता। तो किसको देता है ये हम पहले देखते हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सही है, ये कंपैरेटिव थ्योरी मानती है। फिर है देयर आर 2 फैक्टर, ओनली एक फैक्टर है वहाँ पर, कौन, वो भी लेबर, ये इसको मान्यता नहीं देता, ये इसका सही आंसर होगा। ये देखिए टेक्निकल को भी वो अनचेंज्ड मानता है। देयर इज़ फ्री ट्रेड होता है देशों के बीच में, तो ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अजम्पशन है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड थ्रू। एडवर्स बीओपी को कैसे ठीक कर सकते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, विगर्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ऑल ऑफ अबव। देखिए डिवैल्यूएशन तो हमने अभी पढ़ा कि डिवैल्यूएशन से हम एडवर्स बीओपी को ठीक कर सकते हैं, डिवैल्यूएशन तो ठीक है। फिर आप पेपर में देखेंगे कि अगर पुरजोर निर्यात संवर्धन होता है, निर्यात को हम बढ़ावा देने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, तो इससे भी हमारा निर्यात बढ़ेगा, ये भी हेल्पफुल होगा बीओपी को, बीओपी के एडवर्स को ठीक करने के लिए। फिर है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, अगर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके बदले में अपने देश में ही हम प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर दें तो इससे भी क्या होगा, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स, ट्रिम्स,
फेमा और उरुग्वे राउंड। ट्रिम्स और उरुग्वे राउंड ये तीनों जो है WTO से रिलेटेड हैं। उरुग्वे राउंड में आपको पता है ये 8वां राउंड था जिसमें WTO बनता है। गैट का 8वां राउंड, गैट का नाम बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है। फिर देखिए ये फेमा जो है, फेमा का WTO से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ये फेमा जो है ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 99 में आया है। ये फेरा की जगह आया है। फेरा था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फिर उसके बाद फेरा की जगह फेमा कर दिया मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।